हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज उमेश पालीवाल। आई एम द को फाउंडर ऑफ एनालिसिस जोन। फ्रेंड्स, एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो बना रहा हूँ जहाँ मैं डिस्कस करूँगा फार्म-ईजी के प्राइस को। जैसे कि वो पता है, पिछले एक साल के अंदर फार्म-ईजी का प्राइस जो है वो लगभग 120-30 रुपये से गिरते हुए 40 रुपये आ गया, यानी 1/3 का फॉल है। तो आज मैं थोड़ा सा अपडेट दूंगा कि ये रेट मार्केट में इतना फॉल क्यों हुआ है, और जो मार्केट के अंदर अभी चीज़ें चल रही हैं, जो उनके बिज़नेस है उसको डिस्कस करेंगे, जो बिज़नेस अपडेट्स हैं कंपनी की तरफ से, और डिस्कस करूंगा कि इसका जो बिज़नेस मॉडल है वो किस तरह का है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, वाई फार्म-ईजी शेयर इज़ फॉलिंग इन द अनलिस्टेड मार्केट। तो अगर आप देखोगे पिछले एक साल के अंदर जब इसका IPO लॉन्च हुआ था, मतलब जब इन्होंने DHO फाइल किया था, तब ये एक्सपेक्ट कर रहा था लगभग $9 बिलियन की वैल्यूएशन पे। उस समय अगर ये IPO लेके आ जाता तो हो सकता है $9 बिलियन की वैल्यूएशन मिल भी जाती। लेकिन अक्टूबर में फाइल करने के बाद क्योंकि DRHP फाइल होता है तो उसमें 3-4-5 महीने लगते हैं अप्रूवल में, तो इनको अप्रैल के आसपास का अप्रूवल मिला। लेकिन अप्रैल आते आते मार्केट कंडीशन ख़राब हो गई थी। उसके दो कारण थे। पहला कि अक्टूबर से लगातार FIAs ने सेलिंग स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। दूसरा, रशिया यूक्रेन का वॉर खतरा मार्केट के अंदर था कि अगर रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होता है तो उससे मार्केट पर इफेक्ट पड़ेगा, जो कि फरवरी-मार्च के आसपास स्टार्ट भी हुआ, वॉर स्टार्ट हुआ जो अभी तक चल रहा है, जिसकी वजह से आप देखोगे पूरे वर्ल्ड के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़बरदस्त बढ़ गई है। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है कि मार्केट होता है उसके लिए वो नेगेटिव माना जाता है, तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है। और आपने देखा पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबली जितने भी स्टार्टअप्स थे, जो लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स थे, उन स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन गिरने लगी, ठीक है। उसका इफेक्ट की वजह से क्या हुआ कि फार्म-ईजी की भी डिमांड धीरे धीरे मार्केट के अंदर कम होने लगी, और मार्केट को ये लगने लगा कि जब इन्होंने अक्टूबर के अंदर अपनी DHO फाइल करी थी, जब वो $9 बिलियन की वैल्यूएशन देख रहे थे, वो वैल्यूएशन इनको अब नहीं मिलने वाली, वो क्लियर था। तो एक्सपेक्टेशन थी उस समय कि ठीक है मार्केट ख़राब है, तो लगभग क्योंकि इनकी लास्ट फंडिंग हुई थी $5.5 बिलियन की वैल्यूएशन पे, जहाँ कोटक ने भी पैसा डाला था प्री IPO फंड ने, तो इनको एक्सपेक्टेशन था कि 6 बिलियन के आसपास की वैल्यूएशन मिल जाएगी। लेकिन जब मार्केट गिरता है तो उस गिरते हुए मार्केट के अंदर वैल्यूएशन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि फार्म-ईजी के अंदर भी हुआ, जिसकी वजह से इसका प्राइस गिरते गिरते 40 रुपये आ गया। अब अगर हम थोड़ा सा मार्केट डायनेमिक को समझें, अनलिस्टेड मार्केट की मार्केट डायनेमिक को समझें, तो उसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि ये जो 100 रुपये का प्राइस था 40 रुपये क्यों आ गया। तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ड्यू टू कंटिन्यूस सेलिंग फ्रॉम ESOP होल्डर एज IPOs डिलेड। देखो होता क्या है कि ESOP के होल्डर्स होते हैं, जिनके पास ESOP के शेयर्स होते हैं, तो वो जनरली देखा गया मार्केट के अंदर कि 2 स्टेजेस में अपने शेयर मार्केट में उतारते हैं। पहला, IPO से पहले, क्योंकि कुछ लिक्विडिटी उनको चाहिए होती है, IPO से पहले वो शेयर बेच देते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी भी है कि IPO किस रेट पे आएगा, लिस्टिंग गेन होंगे नहीं होंगे। सेकंड, कुछ वो माल अपना रखते हैं ताकि जब लिस्टिंग हो तो लिस्टिंग के दिन बेचें, क्योंकि ESOP जो होल्डर्स होते हैं उनके लिए लॉक इन नहीं होता। जैसे नॉर्मली शेयर होल्डर्स के लिए if you buy any unlisted share you have a lock-in period of 6 months, but that lock-in period is not applicable to the ESOP holders। तो ESOP के लिए बहुत क्लियर होता है कि on the day 1 of listing they can sell their stock in the market। तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट के अंदर नहीं आती ESOPs के होल्डर्स के कारण, क्योंकि वो कुछ शेयर्स अपने IPO के लिए रखते हैं। लेकिन अगर IPO डिले होता है, जैसा कि पिछले लास्ट मंथ फार्म-ईजी ने ये अनाउंस किया अपने शेयर होल्डर्स को कि वो अपना IPO डिले कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ, IPO डिले होने की वजह से मार्केट के अंदर सेलिंग बढ़ी, और सेलिंग बढ़ने की वजह से डिमांड क्योंकि उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मार्केट कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है और लोगों को लग रहा है कि IPO डिले होंगे, तो उसकी वजह से सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से, डिमांड कम होने की वजह से इसका प्राइस गिर गया, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि क्यों उसकी वैल्यूएशन पिछले एक साल के अंदर ऑलमोस्ट 1/3 हो गई है, ठीक है। अब मैं इसकी बिजनेस अपडेट दे दूं कि बिजनेस अपडेट क्या चल रही है आज के डेट में फार्म-ईजी की। तो जैसे कि आपको पता है कि इन्होंने जब IPO लॉन्च किया था तो इन्होंने 6400 करोड़ यानी 6400 करोड़ इन्होंने IPO के थ्रू रेस करना था। वो 6400 कहाँ यूज़ होना था, लगभग 2500 करोड़ इन्होंने डेट रीपेमेंट करनी थी, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्विजिशंस करी है। मैं दिखाऊंगा आपको कौन कौन सी इन्होंने एक्विजिशंस करी है एक नेटवर्क बनाने के लिए। तो वो एक्विजिशन इन्होंने डेट के थ्रू करी थी, तो वो डेट इनको चुकाना था। जैसे थायरोकेयर का लगभग 1900 करोड़ का डेट था जो इनको चुकाना था, तो वहाँ से 2500 करोड़
यूज़ करके डेट रीपेमेंट करनी थी। 1500-1600 करोड़ जो कंपनी इन्होंने एक्वायर करी हैं उनमें मेजॉरिटी स्टेक्स एक्वायर करने के लिए वो पैसा यूज़ होना था, ठीक है। तो और थोड़ा एक्सपेंशन और मार्केटिंग के अंदर यूज़ होना था। तो पॉजिटिव ये था कि कोई भी शेयर होल्डर उसके अंदर शेयर नहीं बेच रहा था। जितने भी शेयर इशू हो रहे थे, नए फ्रेश शेयर इशू हो रहे थे, तो वो अब थोड़े दिन के लिए, 1 साल के लिए लगभग मान के चलो कि वो अब नहीं हो पाएगा। अब अगर उनको जो पैसा आईपीओ से मिलना था वो तो रेज हो नहीं पाया, तो अब कहीं ना कहीं पैसा तो चाहिए, क्योंकि इन्होंने जब थायरोकेयर का एक्विजिशन किया था या अदर एक्विजिशन करे थे तो डेट को लेकर करे थे, डेट के थ्रू करे थे, कुछ इक्विटी के थ्रू करे थे, इक्विटी से पैसा आया था। तो अब डेट की ना रीपेमेंट आ रही थी, अगस्त के अंदर उनको रीपेमेंट करना था। अब देखो क्या होता है कि अगर कंपनी के अंदर दिक्कत है, ठीक है, और डेटर्स को ये लगता है कि यार कंपनी जो है ना, हम अगर नया डेट देंगे, क्योंकि पुराना डेट चुकाने के लिए नया डेट लेना पड़ेगा, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि आईपीओ से पैसा नहीं आया था। तो गोल्डमैन सैक्स के थ्रू इन्होंने, आप देखो, दे हैव रेज 2280 करोड़ वाया एनसीडी फ्रॉम गोल्डमैन सैक्स इन अगस्त 22 है ये, टू पे ऑफ थायरोकेयर डेट, ठीक है। तो थायरोकेयर का जो डेट था ना वो इनको चुकाना था, क्योंकि उसकी ड्यू डेट आ रही थी। तो इन्होंने इजीली गोल्डमैन सैक्स से 2280 करोड़ पे पैसा रेज कर लिया। तो इसका मतलब यह है कि लेंडर अगर आपको 2200 करोड़ रुपए का डेट दे रहा है, देखा, हम इसको एक नेगेटिव ये कह सकते हैं कि डेट चुकाने के लिए डेट लेना पड़ रहा है, लेकिन डेट चुकाने के लिए डेट लेना पड़ रहा है, यानी जो नया डेट दे रहा है वो कुछ सोच समझ के दे रहा है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे नीचे एक स्लाइड में कि क्यों गोल्डमैन सैक्स जो है वो आज की डेट में भी जो फार्मेसी है उसको डेट दे रहा है, ताकि वो अपने ओल्ड डेट्स को ख़त्म कर सके, ठीक है। तीसरा पॉजिटिव है कि मैनेजमेंट ये कह रहा है कि हम मार्च 2024 तक एबिटा पॉजिटिव आ जाएंगे। अब इनका जो काम चल रहा है वो एबिटा पॉजिटिव करने पे चल रहा है, ठीक है। इन FY21 रेवेन्यू वॉज 4300 करोड़ विच एक्सपेक्टेड टू बी 6000 करोड़ FY22। अभी FY22 के रिजल्ट आए नहीं है, लेकिन जो मार्केट एक्सपेक्टेशन लगभग 6000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आएगा। लॉसेस लास्ट ईयर 1500 करोड़ के थे, इस बार भी लगभग 1400-1500 करोड़ के आसपास आएंगे, ठीक है। तो ये बिजनेस अपडेट थी फार्मेसी की। आईपीओ डिले होगा। हाँ, दूसरा एक चीज़ और है कि इन्होंने 2280 करोड़ तो डेट के थ्रू रेस कर लिए, प्लस ये कुछ पैसा जो है वो राइट इशू के थ्रू भी ला रहे हैं। राइट इशू लगभग 100 रुपीज़ पे आ रहा है, और वो राइट इशू के अंदर बहुत सारे जो इनके प्रमोटर्स हैं वो पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो इनको पैसा चाहिए वो अब धीरे धीरे मिल रहा है। एनसीडी के थ्रू मिल चुका है, कुछ राइट इशू के थ्रू मिल जाएगा, तो अब पैसों की दिक्कत नहीं आएगी इनको, ये श्योर है। अब पॉजिटिव्स क्या है? अगर मैं पॉजिटिव्स की बात करूं तो अगर आप इस मार्केट को देखने की कोशिश करोगे, जो फार्मेसी का मार्केट है, ऑनलाइन फार्मेसीज का, तो उसके अंदर अपोलो, टाटा 1mg, नेटमेट, ये 3 सबसे बड़े कॉम्पिटिटर आज की डेट में खड़े हैं एपीआई होल्डिंग या फार्मेसी के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे करंटली इसके पास 35% जीएमवी, यानी जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू है, जो टोटल मेडिसिन बिक रही है या ऑनलाइन का बिजनेस हो रहा है, उसमें 35% मार्केट शेयर जो है किसके पास है? फार्मेसी के पास। तो एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर इनके पास है। अब ये अपने कैश बर्न को, जो 65 करोड़ रुपए था पर मंथ का, उसको कम करके 35 करोड़ कर रहे हैं। जैसा आपने देखा आमिर खान का जो एडवर्टीजमेंट है उस पर भी बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने अपने एक्सपेंसेस कम किए। तो अब इनका जो बेसिक जो एम है अगले 2 साल 3 साल, वो ये है कि हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ ना करें, क्योंकि जो उन्होंने पिछले 200% 300% से ग्रोथ करी है पिछले 5 सालों में, वो ग्रोथ हमें नज़र नहीं आएगी, क्योंकि उतना पैसा इनके पास नहीं है खर्च करने के। लेकिन वो पॉजिटिव ये है कि अब ये फोकस करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी पे, फोकस करेंगे एबिटा पॉजिटिव पे, ताकि अगले 2 सालों में इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दे सकें। फार्मेसी ने फार्मेसी एनएक्सटी के नाम से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। उसमें ये लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं आपकी एक रिटेल फार्मेसी है, उस फार्मेसी को को ब्रांड कर देंगे, ठीक है, और जो भी ऑर्डर फार्मेसी की एप्लीकेशन के थ्रू आएगा वो आपके सिस्टम में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर जो कस्टमर है उसको इस पर्टिकुलर मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, तो वो जो केमिस्ट है उसकी रिटेल शॉप है वो डायरेक्टली आके प्रोवाइड करा देगा। तो इसका एम ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के अंदर पिन कोड्स को कवर किया जाए, ठीक है। तो इस को ब्रांडिंग के अंदर लगभग इन्होंने 500 फ्रेंचाइजी बना लिए। लेकिन अगर आप अपोलो की बात करोगे तो अपोलो इंडिया का नंबर 1 फार्मेसी है। अपोलो के पास लगभग 4000 ऐसी फार्मेसीज हैं, जो अभी केवल फार्मेसी के 500 हैं। लेकिन फार्मेसी ने जस्ट ये बिजनेस स्टार्ट किया है, तो होप हम ये देख सकते हैं अगले 1 साल 2 साल के अंदर ये कितने नंबर ऑफ फ्रेंचाइजी बढ़ाते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रेंचाइजी बढ़ाएंगे उतना इनकी पिन कोड की कवरेज बढ़ेगी, उतना इनका बिजनेस बढ़ेगा।
अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं टाटा 1mg की बात करूं या नेटमेट की बात करूं, ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो टाटा से बैक्ड है और रिलायंस से बैक्ड है। नेटमेट जो है रिलायंस से बैक्ड है। इनके पास आज की डेट में, जैसे टाटा 1mg की बात करूं तो उन्होंने अपनी लैब अभी स्टार्ट करी है, ठीक है। नेटमेट के पास तो कुछ नहीं है। नेटमेट जो है वो एक सिंपल सा मार्केट प्लेस है जहाँ पे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन हैं, सर्जिकल प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स ये मार्केट बेच रहा है। तो नेटमेट जो है बेसिकली लैब्स भी उसके पास खुद का कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप फार्मेसी की बात करोगे तो फार्मेसी के पास मेडकेयर और थायरोकेयर, ये दो ऐसी कंपनी है जिन्होंने इन्होंने एक्वायर करी थी, मेडलाइफ एंड थायरोकेयर। तो ये दो ऐसे बिजनेस हैं जहाँ पर डायग्नोस्टिक बिजनेस, जहाँ पर फार्मेसी के पास खुद का बिजनेस है, मतलब दे हैव एक्वायर्ड दोज कंपनीज। तो इस बिज़नेस के जो, अगर मैं डायग्नोस्टिक बिजनेस की बात करूं तो यहाँ पर इनके फार्मेसी के लिए एज है एज़ कम्पेयर टू टाटा 1mg, नेटमेट। और अगर आप बिज़नेस की बात करोगे कि जो ऑनलाइन मेडिसिन आप सेल करते हो तो उसमें जो मार्जिन है 10 से 20% होते हैं। लेकिन अगर मैं थायरोकेयर के बिज़नेस की बात करूँ या डायग्नोस्टिक बिजनेस की बात करूँ तो वहाँ 70% का मार्जिन है। तो ये थायरोकेयर का जो बिज़नेस है ना, ये ग्रो होता हुआ नजर आएगा अगले 2 सालों में, क्योंकि जस्ट लास्ट ईयर उन्होंने इसको एक्वायर किया है। अब ये अपने जो फार्मेसी का मार्केट प्लेस है वहाँ पे इसको ब्रांड करेंगे, वहाँ उसके थ्रू ये नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि डायग्नोस्टिक का बिजनेस जो है वो आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त ग्रो होने वाला है। हालांकि कंपटीशन बढ़ेगा डायग्नोस्टिक बिजनेस के अंदर, मार्जिन्स कम होंगे, बट थायरोकेयर का जो नेटवर्क है वो बहुत शानदार है, पूरे इंडिया के अंदर उसका नेटवर्क है, तो उसका इसको फ़ायदा मिलेगा। बाकी अब मैं डिस्कस करूंगा नेटवर्क इफेक्ट को। ये जो इमेज है, ये हमने इमेज कैन की मैगजीन से ली है। कैन अपने आर्टिकल पब्लिश करता है डिफरेंट कंपनीज के बारे में, तो उन्होंने फार्मेसी पे एक रिपोर्ट निकाली थी, तो वहाँ से हमने डेटा लिया है। तो लेंडर्स आर बेटिंग ऑन एपीआईज होल्डिंग डिस्प्ले ऑफ एक्विजिशन एंड प्रॉमिस ऑफ इंडिकेट प्ले। अब इसका मतलब क्या है, देखो अगर आप समझने की कोशिश करो कि फार्मेसी का आईपीओ से पैसा रेज नहीं हो पाया। आईपीओ से पैसा इसलिए रेज नहीं हो पाया क्योंकि जो मार्केट उनको वैल्यूएशन दे रहा था उस वैल्यूएशन पे आईपीओ लाना नहीं चाहते थे, क्योंकि लास्ट फंडिंग उन्होंने 5.5 बिलियन पे करी थी, तो 6 बिलियन के आसपास या 5 बिलियन के आसपास ये आईपीओ लाना चाहते थे। लेकिन मार्केट अभी उस पर्टिकुलर प्राइस पे वैल्यू देने को रेडी नहीं था, तो इन्होंने आईपीओ जो है वो डिले कर दिया, ठीक है। पहली चीज़ क्लियर है। अब अगर आईपीओ डिले कर दिया तो जो आईपीओ के थ्रू पैसा रेज होना था, उस पैसे का जो यूज़ होना था, तो कहीं ना कहीं पैसा तो चाहिए। वो पैसा इन्होंने रेस किया है 2200 करोड़ लगभग गोल्डबेल सैस से, और कुछ अभी राइट इशू कर रहे हैं 100 रुपीज़ पे, वहाँ से रेस करेंगे जहाँ पर प्रमोटर अपना पैसा डाल रहे हैं, ठीक है। तो पैसे की दिक्कत नहीं है। लेकिन अब कोई भी लेंडर इनको पैसा दे रहा है, तो लेंडर जब भी पैसा देता है तो वो अपनी पूरी ड्यू डिलिजेंस करता है कंपनी के बारे में, क्योंकि उसका ही 2200 करोड़ रुपये जा रहा है। ऐसा ना हो कल को कंपनी खत्म हो जाए, डूब जाए, तो उनका 2200 करोड़ रुपये चले जाएगा। तो जब उन्होंने पैसा डाला है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के पैसा डाला होगा। तो लेंडर्स आर बेटिंग ऑन एपीआईज होल्डिंग डिस्प्ले एक्विजिशन एंड प्रॉमिस ऑफ इंडिकेट प्ले। अब इसको बहुत सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करो कि जो इंडिया का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है उसको आज एपीआई ने या फार्मेसी ने कवर कर लिया है। कैसे, समझाने की कोशिश करूँगा। मान लेते हैं आज आप बीमार पड़ते हो, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। या तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, उससे एडवाइस लोगे, दवाई लोगे, या फिर आप डायरेक्ट हॉस्पिटल चले जाओगे, ठीक है, नियर बाई हॉस्पिटल चले गए या नियर बाई डॉक्टर के पास चले गए जो अपनी खुद की शॉप्स के अंदर खोल के बैठे, ठीक है। या फिर आप सीधे केमिस्ट के पास जाओगे, आपको पता है कि अब मेरे को ये दवाई चाहिए, केमिस्ट से लिए आ गए, ठीक है। अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूं तो फार्मेसी के पास एक कंपनी है, इसका नाम एक्नेम्ड है। ये बेसिकली क्या करती है, फार्मा मैन्युफैक्चरर से इसके टाई अप्स हैं, तो डायरेक्टली सप्लाई करती है हॉस्पिटल्स को। तो आज की डेट में इंडिया के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, उनको जो भी दवाइयाँ मिल रही हैं या फिर जो भी उनको सर्जिकल इक्विपमेंट चाहिए, तो उसको ये एक्ट नेम के थ्रू कवर करने की कोशिश कर रही है। यानी हॉस्पिटल का जो बिजनेस है उस बिजनेस को कवर करने की कोशिश कर रही है एक्ट नेम के थ्रू। तो ये सप्लाई चेन को इन्होंने कैटर कर लिया। अब दूसरी सप्लाई चेन आती है केमिस्ट की, ठीक है। अगर आपको कोई भी दवाई चाहिए तो आपको केमिस्ट के पास जाना है। अब केमिस्ट कहाँ से प्रोक्योर कर रहा है, केमिस्ट के पास भी आज की डेट में फार्मेसी ने 2 ऑप्शन दे दिए। या अगर फार्मेसी की बात ना करें, अगर फार्मेसी नहीं भी होती तो केमिस्ट कहाँ से ला रहा था दवाई, केमिस्ट जनरली होलसेलर से लेके आता है, ठीक है। अब पहले क्या दिक्कत होती थी कि कोई भी केमिस्ट है उसको होलसेलर ढूंढना पड़ता था कि कौन सा होलसेलर बढ़िया है, कौन सा होलसेलर हमें अच्छे प्राइस पे दे रहा है, ठीक है। कौन सी दवाई खत्म हो रही है तो मेरे को टाइमली होलसेलर को बताना है कि दवाई मेरे पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो वो सारी दिक्कतें थी, वो सारी की सारी दिक्कतें खत्म करी रिटालियो 3P। ये इनका प्रोडक्ट है।
थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट बेसिकली क्या करता है कि जितने भी इंडिया के अंदर होलसेलर हैं उनको केमिस्ट के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो होलसेलर को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केमिस्ट को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्लेटफॉर्म पे आना है, नेटवर्क पे आना है, देखना है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर, कौन सा होलसेलर कौन सी दवाई दे रहा है, कितने रेट पे दे रहा है। जब केमिस्ट के पास कोई दवाई खत्म हो रही है तो उसकी इन्फॉर्मेशन होलसेलर के पास जा रही है। तो ये एक पूरा का पूरा नेटवर्क है जो ये B2B मार्केट प्लेस को कवर करता है इटालियो 3P के थ्रू। और जो इनकी लास्ट ईयर की DRHP था उसके हिसाब से लगभग इंडिया में इनके पास 4000 होलसेलर है जो इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं, और मोर देन 90,000 फार्मेसीज हैं जो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हैं। तो वहाँ से इनको बहुत बड़ा बिजनेस आ रहा है। रिटालियो 1P यानी सेम प्रोडक्ट है जहाँ पर ये डायरेक्टली केमिस्ट को प्रोवाइड कराते हैं। एक तो इटालियो 3P, वो उसमें तो क्या इन्होंने होलसेलर को केमिस्ट से कनेक्ट कर दिया, तो होलसेलर के बाद जो भी दवाइयाँ आ रही हैं वो डायरेक्टली सप्लाई करते थे केमिस्ट को। तो पूरा का पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है, टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, जहाँ पर जो पुराने समय में 5 साल पहले 10 साल पहले जो दिक्कतें होती थी वो दिक्कतें इन्होंने टेक्नोलॉजी के थ्रू खत्म करी है। और रिटालियो 1P इनका एक प्रोडक्ट है जिसमें ये डायरेक्टली क्या करते हैं, जो मेडिसिन होती है डायरेक्टली सप्लाई करते हैं केमिस्ट को। ठीक है, तो केमिस्ट का नेटवर्क कवर हो गया, होलसेलर और केमिस्ट के बीच में जो दिक्कतें थी वो खत्म हो गई, हॉस्पिटल्स का नेटवर्क कवर हो गया। अब लास्ट में आ गया डायग्नोस्टिक, कि अगर आप बीमार पड़ते हो और आपको डॉक्टर बोलता है कि वो टेस्ट कराने हैं, ठीक है, तो टेस्ट कराने के लिए आपको जो फार्मेसी है ना, उन्होंने 2 कंपनी एक्वायर करी है, एक मेडलाइफ करके कंपनी है और एक थायरोकेयर है। तो ये 2 कंपनी इन्होंने एक्वायर करी है। इन 2 कंपनीज के थ्रू ये आपको डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जो कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, टाटा 1mg ने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, नेटमेट के बाद वो नहीं है। तो और डायग्नोस्टिक बिजनेस के अंदर मार्जिन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इन्होंने डायग्नोस्टिक लैब्स भी कवर कर दी। एक इनका एप्लीकेशन है डॉकऑन। आज की डेट में क्या है, कोविड के समय हमने ये देखा था कि डॉक्टरों ने अपने क्लिनिक बंद कर दिए थे, उन्होंने लोगों को देखना भी बंद कर दिया था क्योंकि कोविड बहुत ज़बरदस्त फैल रहा था। तो इसीलिए बहुत सारी कंपनीज हैं मार्केट के अंदर जिन्होंने ऑनलाइन फैसिलिटी दी कि आप घर बैठे डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो ये डॉकऑन करके एक कंपनी है जिन्होंने कंपनी फार्मेसी ने एक्वायर करी थी। इस कंपनी के थ्रू आप टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं डॉक्टर से। तो अगर आप देखोगे इस इमेज के थ्रू, ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तो आप ये समझोगे कि इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो पूरा का पूरा API ने कवर कर लिया है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं नज़र आती। और अब ये 2 साल 3 साल के बाद क्लियर होगा कि आज की डेट में जो फार्मेसी है वो अगले 2 साल में कहाँ पहुँचता है, कितना मार्केट के अंदर कंपटीशन बढ़ता है। वो चीज़ें आज की डेट में कह पाना मुश्किल है कि कितना फार्मेसी कर पाएगा। लेकिन अगर आप नेटवर्क की बात करोगे, नेटवर्क इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त क्रिएट कर लिया है फार्मेसी ने एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स। अब लास्ट स्लाइड है जिसमें मैं बता दूं कि लास्ट ईयर यानी FY21 के अंदर इन्होंने अलग अलग जो इनके कंपनीज जो मैंने एक्सप्लेन करी उनसे कितना GMV किया है, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, यानी कितने प्रोडक्ट बेचे हैं। ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं रिटेलर्स को। जैसे आप फार्मेसी के एप्लीकेशन में गए, वहाँ से आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, तो फार्मेसी की जो मार्केट प्लेस है वो लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास का GMV जनरेट करता है। और मेडलाइफ की डिजिटल फार्मेसी है, मतलब मेडलाइफ एक कंपनी उन्होंने एक्वायर करी थी, वो 606 करोड़ का काम करती है, यानी रिटेलर्स को लगभग 1600 करोड़ का GMV जनरेट करा था इन्होंने FY21 के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन केमिस्ट मतलब रिटेलियो 1P का खुद का प्रोडक्ट है जिनमें डायरेक्टली केमिस्ट को प्रोवाइड कराते हैं, उससे 2341 था। डिस्ट्रीब्यूशन टू हॉस्पिटल्स, एक्नेम्ड एक कंपनी जिन्होंने एक्वायर करी है जो डायरेक्ट हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड कराती है फार्मेसी कंपनी से, वहाँ 606 करोड़ का टोटल GMV था। रिटेलियो 3P जो मैंने बताया ना कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स को कनेक्ट करता है रिटेल केमिस्ट से, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। देखो इसमें 2700 करोड़ का इनका टोटल GMV है। तो ये इनका जो प्रोडक्ट है ना, ये बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, ये आने वाले समय में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा। थायरोकेयर का डायग्नोस्टिक 494 करोड़ का बिजनेस था। मेडलाइफ डायग्नोस्टिक, जो मेडलाइफ है ना, ये इसका फार्मेसी का बिजनेस था और डायग्नोस्टिक बिजनेस था, तो इससे 36 करोड़ का। तो ये जस्ट लास्ट ईयर एक्वायर करे थे, तो इनसे बहुत बड़ा बिजनेस नहीं आया। लेकिन ये आने वाले समय में अगले 2 साल 3 सालों में थायरोकेयर का जो बिजनेस है, डायग्नोस्टिक बिजनेस, वो जबरदस्त ग्रो होगा। रिटेलियो 3P जो इनका डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट फार्मेसी को कनेक्ट कर रहे हैं, वो बिजनेस बहुत ज़बरदस्त ग्रो होगा। इसी के साथ इस वीडियो को अंत करता हूँ। होप ये वीडियो को पसंद आएगा। इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करी कि आज की डेट में फार्मेसी के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही, क्यों उसका प्राइस गिरा है, क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या बिजनेस अपडेट्स हैं और क्या इसका बिजनेस मॉडल है जो हमें लगता है कि अगले 2 सालों में बहुत ज़बरदस्त ग्रो होना चाहिए। डिपेंड करेगा कि कितना कंपटीशन आता है, कितना मैनेजमेंट उसको कर पाता है, कितना ये इजीली पैसा रेस कर पाते हैं आगे फ्यूचर एक्सपेंशंस के लिए, फ्यूचर मार्केटिंग के लिए। तो इसी के साथ वीडियो को बंद करता हूँ।